नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कक्षा 7वीं के हमारा पर्यावरण से पाठ 8 मानव पर्यावरण एवं अन्योन्य क्रिया को पढ़े थे। दोस्तों, इसके पहले भाग को हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ा है और उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उसके अगले खंड को जा रहे हैं पढ़ने। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ज़रा उसको आप ध्यान से देख लीजिए। कितनी सुंदर है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ। ये मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। कुछ ऐसी सहायक नदी हैं, जरा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा मित्रों। इस पूरे को बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो गंगा नदी का है। जो ब्रह्मपुत्र है वो चीन से निकलती है और चीन से निकल के भारत में प्रवेश करती है और इस प्रकार से वो बंगाली खाड़ी में जाकर के गिरती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को जब एक साथ भारत बे ऑफ बंगाल में, तो उसे पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो अधिकांश हिस्सा है वो चाइना में है, ठीक है, और थोड़ा सा जो हिस्सा है वो भारत में है, जबकि गंगा नदी का पूरा रिवर बेसिन ही भारत के ऊपर टिका हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को भारत की लाइफ लाइन बोला जाता है और सबसे ज़्यादा जो शहर हैं वो गंगा नदी बेसिन पे द्रोणी के ऊपर बसे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। अच्छा, यह बेसिन उपोष्ण में 10 तथा उत्तर में 10 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानना। आगे क्या है ये जान लीजिए। इनकी सहायक नदियों के बारे में बार बार पूछता है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अप्रवाहित होती रही हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ अन्य सहायक नदियों के नाम ढूंढिए। बिल्कुल, आपको ब्रह्मपुत्र नदी एटलस की सहायता से आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके जो उद्गम क्षेत्र हैं, वो आपको याद करने होंगे। आगे चलते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपथ पर सुंदरवन डेल्टा है। बिल्कुल, गंगा ब्रह्मपुत्र जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और उसको बोलते हैं सुंदर, और वहाँ पे जो वन विकसित हैं उसे बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है मित्रों। डेल्टा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब नदियाँ अपने जीर्णावस्था में होती हैं और अवसाद को आगे कैरी नहीं कर सकती, आगे नहीं ले जा सकती हैं, तो उन अवसादों को वो नदी के मुहानों पे जमा करना चालू कर देती हैं। ठीक है, तो अवसादों की जमा होने के कारण वो जो उठा हुआ भाग है उसे डेल्टा कहते हैं। यह अक्सर त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार में कई वेराइटीज़ हो सकती है, जैसे कि वो पंखाकार है, वो चांपाकार है, या वो केवल एब्सोल्यूट त्रिभुजाकार है। चलिए आगे चलते हैं। इस बेसिन की मुख्य विशेषता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाँप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून एवं मध्य सितंबर में के बीच वर्षा होती है। बिल्कुल मित्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि बिकॉज ऑफ मानसून के कारण ही जो गंगा नदी है वह क्या है, सदा नीरा है। सदा नीरा यानी इसका जो जल है वर्ष भर बहता रहता है, नदी कभी सूखती नहीं है। यदि उत्तर भारत की नदियों की तुलना हम दक्षिण भारत से करें तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो सदा नीरा हैं और दक्षिण भारत की नदियों की का जो जल बेसिन है, नदियों का जो बेसिन है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। नदियाँ जो है सूख जाती हैं, नदियाँ बहुत ज़्यादा ही सूख जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों के आसपास में लोगों को पानी की दिक्कत होनी चालू हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर देखिए ज़रा आप। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति जनसंख्या वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका निभाती है। बिल्कुल मित्रों, जब नदियाँ बाहर आगे बहती हैं अपने साथ में, तो अपने बेसिन में कई प्रकार की स्थलाकृति बनाती हैं। हमने पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि वो गोखुर झील का निर्माण करती हैं, वो चाँप झील का निर्माण करती हैं। चाँप और गोखुर झील एक ही होती है, उसे एक और नाम से जाना जैसे बोलते हैं छाड़न झील। और मियांडर का निर्माण करती हैं, प्राकृतिक तटबंध को बनाती हैं।
ऐसे बहुत ढेर सारे वो काम करती हैं। तो आगे चलते हैं। अच्छा, इन स्थलाकृतियों से ना जनसंख्या का वितरण है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे जैसे कि जो प्राकृतिक तटबंध हैं वो बाढ़ को आने से रोकते हैं, मतलब वो बाढ़ को आने से रोकते हैं। इस प्रकार से जो जनसंख्या का बसाव है वो ज़्यादा होता है। उपजाऊ मिट्टी देकर, नदियाँ जो हैं उपजाऊ मिट्टी दे करके जाती हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, यहाँ की मिट्टियाँ उपजाऊ हैं। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोग मुख्यतः व्यवसायिक कृषि करते हैं। बिल्कुल, यहाँ के लोग जो हैं वो मुख्यतः कृषि होते हैं, कि कृषि करते हैं, किसान होते हैं। अनाज को उगाते हैं, अनाज को उगाते हैं, कॉफ़ी नहीं उगाते हैं। मैं आपको एक बार और, वो मसाले नहीं उगाते हैं, ठीक है। तो ज्वार है, बाजरा है, और जो ढेर सारी चीज़ें हैं, चना है, गेहूँ है, चावल है, चावल मतलब धान आदि चीज़ों के लोग उगाते हैं। आगे चलते पढ़ते हैं दोस्तों। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढाल वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल आदि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा में मैंग्रोव वन से घिरा हुआ होता है। उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु की तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़ देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों कि यदि अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सागौन के पेड़ जो पाए जाते हैं वो कृत्रिम है, यानी वो लगाए गए, उनका प्लांटेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश में मूलतः सागौन के पेड़ नहीं पाए जाते हैं। जो सागौन के पेड़ हैं वो उत्तराखंड के पेड़ है, उत्तराखंड में वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यह पेड़ मुख्यतः जो है बर्मा के हैं, ठीक है। बर्मा के जो पेड़ हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले बड़े ही मजबूत पेड़ हैं सागौन के। फर्नीचर के यूज़ में आते हैं। और हाँ, मैंने क्या बताया कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, सागौन पाए जाते हैं। सागौन, सागवान एक ही चीज़ है, सागौन सागवान, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना अमेरिका और अमेरिका, देसी भाषा का थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं, रीजनल लैंग्वेज का। तो आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो पेड़ लगाए गए वो सागौन के पेड़ जो कृत्रिम है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं है, उनका प्लांटेशन किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको नीम के, आम के, महुआ के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही एक चीज़ हम और जानें कि क्या कह रहे हैं ये लोग, हाँ, बिहार के कई एरिया में सिल्क यानी कि रेशम के कपड़ों का उद्योग है, या तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वहाँ पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। अच्छा, रेशम के कीड़े कहाँ पे पाए जाते हैं, किस पेड़ पे उगते हैं दोस्तों? रेशम के कीड़ों का जो पालन होता है वो शहतूत के पेड़ के ऊपर होता है। शहतूत के पेड़ के ऊपर आप इसको नोट कर लेना, रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। उसके बाद से ये पूरा उद्योग चलता है। तो जो शहतूत का पेड़ है वो भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन का एक हिस्सा है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये सब सारी बातें मैंने आपको बता दी है, चीड़ देवदार सब, ये बस देख लेना आपने। उत्तरांचल में, अरुणाचल में आपको चीड़ और देवदार के शंकुधारी वृक्ष पाने को मिलेंगे। ज़रा ये स्क्रीन के ऊपर एक बार देख लीजिए। असम में चाय के बागान और धान की कृषि, इन दोनों को। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, कुछ उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे धान की कृषि की जाती है। इसके अलावा असम में क्या है, स्टीप स्लोप है यानी ढाल है, वहाँ पे चाय की बागान की कृषि की जाती है। दोस्तों ये सभी चीज़ें किसके ऊपर निर्भर हैं? मानसून के ऊपर निर्भर है। चलिए आगे चलते हैं। चूँकि चाय को क्या ढालुआ स्थलाकृति चाहिए, क्योंकि ताकि वहाँ पे पानी जो है वो टिके ना। पानी की आवश्यकता उसको होती है, उसको आर्द्रता की मात्रा चाहिए, लेकिन पानी वहाँ पे उसकी जड़ों में ना लगे। आगे चलते कुछ और बातें जान लेते हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा में। अच्छा, इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा? मैं आपको एक बात और बताऊं कि एक वनस्पति होती है, उसका नाम है सुंदरी। तो सुंदरी वनस्पति के प्रधानता होने के कारण इस वन का नाम सुंदरवन डेल्टा है। बाकी इसमें और भी जो प्रजाति हैं पूरे को मिला करके मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर मैंग्रोव वन बोला जाता है। यह जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, आधे सागर में डूबे होते हैं, यानी कि ये उस स्थान पे उगते हैं जहाँ पे मीठा जल और खारे जल का संगम हो, जहाँ पे मीठा और खारा जल मिलते हों।
इसकी बड़ी अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये भी कार्बन सिंक करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं इन बेसिन में, तो आपको एक ही घड़ियाल दिखाई दे रहा होगा, दूसरे तरफ ये गेंडा दिखाई दे रहा होगा। असम में गेंडा है और घड़ियाल तो कई ढेर सारे घड़ियाल जो है वो भी नदियों में, ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। हाँ, बाघ है, बाघ सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आप इसको पढ़ लेना। ये है, क्या है ये, अच्छा ये केस स्टडी है मेरी समझ से। हाँ, इसमें चलिए आगे चलते हैं। हम एक डॉल्फिन के बारे में बता देते हैं। दोस्तों ये जो डॉल्फिन है वो हमारी पानी की मात्रा की गुणवत्ता का प्रतीक है। जितना शुद्ध पानी होगा ये जो मछली है उतनी ज़्यादा सर्वाइव कर पाती है। इसे बोलते हैं गेंगेटिक डॉल्फिन, और ये अंधी होती है। स्थानीय भाषा में यहाँ पे सूसू बोला है, इसे सोइस बोलते हैं। सोइस इसको हिंदी में बोला जाता है, और ये गेंगेटिक डॉल्फिन है। औद्योगिक कचरा गंगा नदी के अंदर अधिक गिरने से ये दिन पर दिन विलुप्त होती जा रही है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इनको बचाएं। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया चित्र आपको दिखाई दे रहा हो। गंगा नदी के तट पर वाराणसी नगर स्थित है। ये नगर जो है मित्रों वो सबसे ज़्यादा पुराना है। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक वाराणसी शहर है। ढेर सारे शहर आए, हो सकता है इसे कुछ पुराने भी शहर रहे हों, लेकिन वो आए और समाप्त हो गए। लेकिन जो गंगा नदी है के तट के ऊपर बसा हुआ ये जो वाराणसी है वो आज तक जीवित है। वो ये शहर कभी मरा नहीं है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहर में है। ये दो नदियों के संगम के ऊपर बसा हुआ है। दो लोकल नदियां हैं स्थानिक, वरुणा और अस्सी। तो वरुणा और अस्सी के मिलने से वाराणसी बना है। ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। ये तीर्थ स्थल है, हिंदू लोगों का बहुत ही पवित्र स्थान है। इस शहर का जो संबंध है भगवान शिव से है पौराणिक कथाओं में। तो आगे चलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं अन्य कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर नदी के तट पर स्थित हैं। अच्छा, इलाहाबाद एक प्रमुख स्थल है जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। ये जानकारी सबको होना चाहिए। अभी इसका नाम जो है इलाहाबाद से बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। हालांकि इसका पहले से भी नाम जो है वो प्रयागराज ही था। अकबर ने इसी शहर से दीन इलाही नए धर्म की शुरुआत की थी, इसलिए इसका नाम इन्होंने इलाहाबाद कर दिया है। और लेकिन ये जो धर्म ज़्यादा चला नहीं, इसके केवल 2 ही फॉलोअर थे, एक अकबर, दूसरा बिरबल। बिरबल के बाद ये जो धर्म है वो चला नहीं आगे। चलिए आगे चलते हैं। कोलकाता मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है स्क्रीन के ऊपर। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। बिल्कुल दोस्तों, प्रशासन की दृष्टिकोण से ये जो कोलकाता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहली बार बिफोर दिल्ली से पहले जो अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को ही अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए आगे चलते हैं। सन 1911 में दोबारा से कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनी है। आगे चलते हैं। पर्यटन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है कि पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम है। उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस अन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। और दोस्तों 1-2 बातें मैं आपको और बताऊं कि ये जो नदियां हैं ये पर्यटन का भी बहुत बड़ा स्थल है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं इनको देखने के लिए। जैसे वाराणसी हो गया, आपका आगरा में स्थित ताजमहल हो गया। ताजमहल जो दुनिया के खूबसूरत इमारतों में से एक है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क है। ढेर सारे वन्य अभ्यारण्य बनाए गए हैं मित्रों। किसके लिए बनाए गए हैं? ये जंगली जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए। क्योंकि दिन प्रतिदिन पर्यावरण के दोहन के कारण ये जो जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, और अगर ये जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे तो हमारी आहार श्रृंखला का एक जो बहुत बड़ा भाग है, जो फूड चेन का एक बहुत बड़ा भाग है, वो नष्ट हो जाएगा। और ये नष्ट हो जाएगा तो इससे जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, वो भी नष्ट हो जाएगी। जब वो नष्ट हो जाएगी तो एक न एक दिन
हम भी नष्ट हो जाएंगे, उसके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। इसके जो दूरगामी इफेक्ट हैं, जो प्रभाव हैं, वो अपने को देखने के मिलेंगे, और इस कारण से ये जो पूरा संसार है वो दिक्कत में आ सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक बौद्ध स्तूप के बारे में बता दूं। वाराणसी में यानी बनारस में एक बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप क्या होता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं, उनके स्वर्गवास के बाद उनके जो बर्तन थे, उनका जो सामान था, उनके जो खड़ाऊ थे, उनको किसी स्थान पर रख करके स्तूप का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार की ढेर सारी चीज़ें से बौद्ध स्तूप बोलते हैं। ये गोलाकार होता है। तो ये भी एक पर्यटक स्थल है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ की वेशभूषा समझ में आ गई होगी। गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की लाइफ लाइन है, ये तारणहार है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।